Good morning, students. My name is Deepa Garg, your science subject teacher. Today we learn chapter 10, किशोर अवस्था की ओर। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, चैप्टर 10 किशोर अवस्था की ओर, जिसका पार्ट 1 हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हमारा पॉइंट चल रहा था स्वर में परिवर्तन। किशोर अवस्था में आने के बाद जो चेंजेस आते हैं उनमें हमारा चल रहा था स्वर में परिवर्तन। स्वर क्या है? हमारे गले से, यानी कि जो हमारी कंठमणि कहते हैं इसको, कंठमणि से निकलने वाली आवाज में किस तरह के चेंजेस आते हैं, आज उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जो कंठमणि है उसको हम एडम्स एप्पल भी कह सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र 10.2 में किशोर लड़के का स्वर यंत्र, यानी कि स्वर यंत्र किसे कह रहे हैं हम? एडम्स एप्पल। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, इसलिए बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज भारी ले लेती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होने लगती है। देखिए, किशोर अवस्था में श्वेत ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि, यानी कि उनसे तेल जैसा सा निकलना, अपना स्त्राव वायु का स्रावित होता है। अंतरस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे चेहरे पर फुंसी वगैरह टाइप से निकलने लगते हैं, जिनको मुहासे भी कहते हैं। वो भी तभी होता है जब हमारी स्किन तैलीय होती है। ऑयली स्किन पर मुहासे ज़्यादातर निकलते हैं। जनन अंगों का विकास, लास्ट चैप्टर में हमने चित्र 9.1 में और 9.3 में देखा था कि मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौवन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि होती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। तो किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की भी होती है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत हो जाता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में भी काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 10.3 पर गौण लैंगिक लक्षण। जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं, वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। वे युग्मकतः शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग पर अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौन आरंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। देखिए, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौन आरंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण भी प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौनारंभ के साथ साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा
एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। 10.4 पर हम आते हैं, जनन प्रकार्य प्रारंभ करने वाले हार्मोन की भूमिका। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वे शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी भी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। चित्र 10.3 में जैसे कि आप देख सकते हैं, पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषणाणु के में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों के लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों में को उद्दीपित करता है। यौन आरंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहली और बूझो अब समझ गए कि यौन आरंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ करते हैं, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त हो जाता है। तो देखिए, युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौवन आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय का निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की एज में ऋतुस्राव होना ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। अब पहेली कहते हैं कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? देखिए, गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 10.6, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के अथवा लड़की में ही विकसित होगा। तो लड़का अथवा लड़की निषेचित अंडाणु अथवा युग्मज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागेशीर संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में
दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। जैसा कि आप चित्र 10.4 में देख सकते हैं, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज पुनर शिशु में विकसित होगा। अब आप जान गए होंगे कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसका मां उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। 10.7 लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। देखिए कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांग को उनके हार्मोन उत्पन्न करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्न्याशय एवं एड्रिनल अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। मुझे और पहली को याद है कि एक बार जब वह अपने डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त हैं जो कि थायराइड ग्रंथि का रोग है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? हमारे गले में होती है और इसमें ही ये गायटर नाम की बीमारी भी हो जाती है। तो स्टूडेंट, आज के इस पीरियड में हम अपने चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं। आई होप आप अच्छे ही से ही बुक को रीड करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे। थैंक यू एवरीवन।